नमस्कार दोस्तों। क्लास 3 तक हमने पहले ही पढ़ लिया था, यानी कि एनसीईआरटी क्लास 6 के साइंस का चैप्टर 3 हमने पहले ही पढ़ लिया था। वह वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। यदि आपने नहीं देखा है तो पुरानी वीडियोस आप जाके देख सकते हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 के नाम का एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। आज हम शुरुआत करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 के साइंस अध्याय 4 की, जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना, यानी कि सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो वस्तुओं के समूह बनाना, तो यह किस प्रकार का चैप्टर है, थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ लेते हैं। पहले थोड़ा सा इसकी रूपरेखा हम तैयार कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, या फिर इस चैप्टर का महत्व क्या है कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में हम अभी जान लेते हैं। तो हमारे चारों ओर की वस्तुएं और वस्तुओं के समूह बनाना, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चारों तरफ केवल वस्तुएं ही वस्तुएं मौजूद हैं। वस्तु किसी भी पदार्थ के हो सकते हैं, चाहे वह खाद्य पदार्थ हो या फिर किसी अन्य काम में लिया जाने वाला पदार्थ हो। यहाँ तक कि जो शर्ट मैंने पहनी है ये भी एक वस्तु है, जिस माइक का मैं प्रयोग कर रहा हूँ ये भी एक वस्तु है, जिससे मैं लिख रहा हूँ मार्कर यह भी एक वस्तु है, जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यह भी एक वस्तु है, जिस लाइट्स की मैं प्रयोग कर रहा हूँ इस रिकॉर्डिंग के लिए वो भी एक वस्तु है। यानी कि हमारे आसपास दिखने वाली वह तमाम चीज़ें जिसे हम देख सकते हैं या फिर छू सकते हैं, वह सभी की सभी वस्तु ही है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम यही पढ़ेंगे कि वस्तुओं के समूह बनाना किसके आधार पे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि पदार्थों के गुणों के आधार पे किस प्रकार से हम वस्तुओं के समूह बना सकते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि वस्तुओं के गुण को जानना ही क्यों है। तो वस्तुओं के गुण को जानना या फिर उसे वर्गीकृत करना एक बहुत ही बढ़िया सबक है। यदि आप कहीं फंस जाते हैं, वैसे तो हम सामान्य जीवन जब जीते हैं किसी शहर में या फिर किसी कमरे में, तो हमारे आसपास तमाम लोग मौजूद होते हैं हमारे लिए काम करने के लिए। कुछ हमारे दाढ़ी बना देते हैं, कुछ हमारे बाल बनाते हैं, किसी तरह से मतलब जो अपने अपने काम में एक्सपर्ट होता है वह सभी मदद करते हैं हमारे काम में। लेकिन जो लोग भी एक्सपर्ट होते हैं अपने काम में, तो उनके काम में जो भी पदार्थ आवश्यक होता है वह उसके बारे में ज़रूरी गुण जानते हैं, यानी कि उस पदार्थ के बारे में जो भी विशेषताएं हैं वो उसके बारे में जानते हैं, तभी उस पदार्थ का इस्तेमाल करके वह बढ़िया से कार्य करते हैं। तो पदार्थों के गुणों के बारे में जानना या फिर वस्तुओं के समूह बनाना इसीलिए हमारे आवश्यक है कि यदि कोई आवश्यकता पड़े तो यदि हम वस्तुओं के गुण को नहीं जानेंगे तो हम कार्य नहीं कर सकेंगे। उदाहरण के तौर पे यदि मैं आपसे बोलूं कि किसी कोई ऐसा पदार्थ बनाइए या फिर कोई ऐसा वस्तु बनाइए किसी ऐसे पदार्थ से जिसमें हम पानी रख सकें, तो आप क्या चुनेंगे? आपके पास हो सकता है कि कपड़े मौजूद हों या फिर कागज़ के कुछ टुकड़े मौजूद हों, तो उससे आप गिलास बनाना प्रारंभ कर दें कि हम एक गिलास बना लेते हैं जिसमें हम पानी रख सकते हैं। तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। ये बात दर्शाता है कि आप उस वस्तु के गुण को जानते ही नहीं है कि कपड़े का गुण क्या है या फिर जो कागज़ है उसका गुण क्या है। आप ये बात समझते हैं कि हम कागज़ या फिर कपड़े में पानी को नहीं समाहित कर सकते हैं, उसे नहीं रख सकते हैं, वह धीरे धीरे चूर जाएगा या फिर कागज़ तो गल के नष्ट हो जाएगा। तो यही आवश्यक है कि पदार्थों के गुणों के बारे में हमें पता होना चाहिए हमारे चारों। तो यही हम चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कुछ हेडिंग्स हैं जैसे कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं, यानी कि ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। उसके बाद हम जानेंगे पदार्थों के गुणों के बारे में, किस किस पदार्थ को कैसे कैसे हम वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे दिखावट के आधार पर हम किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं किसी पदार्थ को, या फिर पदार्थों की कठोरता के आधार पर हम उसे वर्गीकृत करते हैं, या फिर विलेय अथवा अविलेय, यानी कि घुलनशील है या फिर अघुलनशील है, उसके अनुसार भी हम पदार्थों को बांट सकते हैं। या फिर यदि हम बात करें कि वस्तुएं जल में तैर सकती हैं या डूब सकती हैं, तो इसके आधार पर भी हम ये बता सकते हैं कि उसका वर्गीकृत कर सकते हैं। और साथ में हम पारदर्शिता, यानी कि उसके अंदर किस प्रकार की पारदर्शिता है, ये कौन बच्चे भी ना मतलब क्या होता है ये पारदर्शिता, यानी कि ट्रांसपेरेंसी के आधार पर भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, या तो वह पारदर्शी हो सकती है या फिर अपारदर्शी हो सकती है या फिर वो पारभासी हो सकती है। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मुख्य हेडिंग्स जो एनसीईआरटी की इस चैप्टर के अंतर्गत जो पहला हेडिंग है वह है हमारे चारों ओर की वस्तुएं।
तो हम अपने आसपास बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं, उसका प्रयोग भी हम करते हैं। कुछ हमारे काम की होती हैं, कुछ हमारे काम की नहीं होती हैं, कोई किसी अन्य काम के लिए होता है या फिर कोई वस्तु किसी दूसरे मनुष्यों के कार्य आती हैं। लेकिन हम पूरी तरह से वस्तुओं से घिरे हुए हैं। कोई भी चीज़ मान लीजिए इस पृथ्वी पे या फिर जो आप देख रहे हैं वह सभी की सभी तो वस्तुएं ही हैं, और विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न गुण होते हैं। यदि हम घर की वस्तुओं के बारे में बात करें तो मोबाइल्स, लैपटॉप्स, लाइट्स या फिर फ़ैन, चेयर्स या फिर कपड़े हमारे, मतलब बर्तन के समूह जितने भी आपके घर में मौजूद हैं, या फिर दीवार हो गया आपका, या फिर छत हो गया, या फिर पंखे हो गए, या फिर मतलब वो सभी चीज़ें जो हमारे आसपास मौजूद हैं सभी के सभी वस्तुएं होती हैं। लेकिन आप एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि बहुत सारे जो पदार्थ होते हैं या फिर जो वस्तुएं होते हैं वह किसी मुख्य पदार्थ के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है उस पदार्थ के गुण को जानता है। यानी कि वस्तुओं के गुण को यदि आप जानेंगे तो ही आप उसका बेहतरीन प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि वस्तुओं के गुणों के आधार पे ही उससे हम लोग काम ले सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यदि आप लोग को गिलास बनाने के लिए बोला जाए तो यदि आप पदार्थों के गुणों को नहीं जानेंगे तो आप हो सकता है कि कपड़े या फिर कागज़ का गिलास बना दें। क्या होगा, पानी पड़ते ही वह पानी नीचे चला जाएगा, वह सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो पदार्थों के गुणों को जानना इसीलिए बहुत आवश्यक है। पदार्थों के गुणों में सबसे पहले यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स में सबसे पहले हम बात करेंगे दिखावट की, कि दिखावट के आधार पे हम पदार्थों को वर्गीकृत किस प्रकार कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि आप अपने घरों में जाइए और गोल वस्तुओं को इकट्ठा करिए और लंबे वस्तुओं को एक जगह इकट्ठा करिए, तो आप बहुत सारी वस्तुएं यहाँ पे मौजूद होंगी। यदि आपके पास बॉल मौजूद है, किसी भी पदार्थ का बना हुआ बॉल है, गोल है, तो उसे आप एक तरफ रख सकते हैं। लंबे चीज़ों में आप छड़ी ले सकते हैं या फिर ऐसे ही कोई भी लंबी पदार्थ जो आपके घर में मौजूद है। यानी कि वर्गीकरण का बहुत सारा आधार हो सकता है। साथ में ही दिखावट के आधार पे हम कुछ तौर पे पदार्थों के विभिन्न पदार्थों के बारे में बता सकते हैं कि क्या वह कोई लकड़ी का बना हुआ पदार्थ है या फिर धातु का बना हुआ पदार्थ है या फिर प्लास्टिक का बना हुआ पदार्थ है, उसके दिखावट के आधार पे ही। जैसे कि यदि आप किसी धातु को काटते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें एक प्रकार की धात्विक चमक पाई जाती है, उसमें एक प्रकार की शाइनिंग होगी जिसके आधार पे आप कह सकते हैं कि वह धातु है। यह सामान्य बात है कि आप बस बता सकते हैं, लेकिन आप इस बात पे पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकते हैं कि केवल देख के कि उसकी सतह चमकीली है इसलिए वह धातु है। हो सकता है कि वह प्लास्टिक का कोई ऐसा पदार्थ हो जिसमें चमकीला कोई रंग भर दिया गया हो या फिर कोई और ऐसी चीज़ हो जो चमक रहा हो। लेकिन सामान्य रूप से यदि वह अपनी मौलिक स्थिति में है तो आप कह सकते हैं कि कोई पदार्थ यदि चमक रहा है, उसका सतह चमक रहा है, तो आप कह सकते हैं कि वह धातु का बना हुआ पदार्थ है। तो ये दिखावट के आधार पर आप वर्गीकृत कर सकते हैं। कठोरता के आधार पर भी आप वस्तुओं को वर्गीकृत कर सकते हैं। यदि आप लकड़ी का कोई पदार्थ लें तो वह ज़्यादा कठोर होगा, उसे हाथ से दबाना मुश्किल होगा। लोहे का या फिर किसी धातु का कोई पदार्थ है तो उसे भी दबाना काफ़ी मुश्किल होगा। यदि कोई ऐसा पदार्थ जैसे मान लीजिए आपका कपड़ा हो गया या फिर रुई हो गया, आपका मतलब तकिया हो गया या फिर फॉर्म हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें, कागज़ हो गई, ऐसी चीज़ें आप आसानी से आप अपने हाथों से दबा सकते हैं। यानी कि विभिन्न कठोरता के आधार पर भी वस्तुओं को आप विभिन्न वर्गों में बांट सकते हैं। वहीं हम बात करें विलेय अथवा अविलेय की, यानी कि सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। यानी कि कोई भी पदार्थ जो होगा या तो जल में वह विलेय होगा यानी कि घुलनशील होगा अथवा अघुलनशील होगा। तो इसके आधार पर भी आप वो पदार्थों का वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी कि विभिन्न वस्तुओं को आप अलग अलग कर सकते हैं। मान लीजिए आप कुछ लोहे का चूरा ले लेते हैं या फिर जो चौक होता है उसका आप बुरादा बना लें, चूरा ले लें, उसका नमक ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं या फिर विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थ आप ले सकते हैं। यदि आप जल में घोलें, जैसा कि आप लोगों ने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था कि जल में जो कुछ पदार्थें होती हैं वह घुलनशील होती हैं, तो यदि आप पदार्थों को विभिन्न पदार्थों को जल में घोलने का प्रयास करेंगे तो बहुत सारे पदार्थ आपको ऐसे मिलेंगे जो जल में बहुत ही आसानी से घुल जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ भी होंगे जो जल में आसानी से नहीं घुल सकते हैं। तो इसके आधार पर भी आप वस्तुओं को एक समूह में बांट सकते हैं। जैसे कि आप यदि लोहे का बुरादा ले लें या फिर चौक का बुरादा या फिर आप सैंड ले सकते हैं, मिट्टी ले सकते हैं, ये इन सभी पदार्थों को जब आप जल में घोलेंगे तो आप देखेंगे कि यह जल में नहीं घुल रही हैं। लेकिन यदि आप चीनी ले लें या फिर नमक ले लें या फिर आप फिटकरी ले सकते हैं, तो ऐसे पदार्थ आप देखेंगे कि जल में आसानी से घुल जा रहे हैं।
केवल ठोस वस्तुएं ही नहीं, आप लिक्विड के बारे में भी ऐसा कह सकते हैं कि कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं, कुछ द्रव ऐसे होते हैं जो जल में आसानी से घुल जाते हैं और कुछ नहीं घुल पाते हैं। उदाहरण के रूप में यदि आप मिट्टी का तेल ले लें या फिर सरसों का तेल ले लें या फिर आप नींबू का रस ले लें या फिर आप विभिन्न प्रकार के रुआवज़ा जो आते हैं जिसके आप शरबत बनाते हैं उन्हें आप ले सकते हैं। यदि आप उन सभी पदार्थों को लेकर, उस लिक्विड्स पदार्थ को लेकर यदि आप जल में घोलने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो लिक्विड पदार्थ ऐसे हैं जो जल में घुल जा रहे हैं और कुछ नहीं है। जैसे नींबू का रस हो गया, शरबत बनाने वाला जो मान लीजिए जो रुआवज़ा होता है वो हो गया, वो सभी जल में घुल जा रहे हैं। लेकिन जितने प्रकार का आप तेल आपने इस्तेमाल किया है, जैसे कि मिट्टी का तेल हो गया या फिर सरसों का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, ये आप देखेंगे शुरू में तो ये घुल जाएंगे जब आप चम्मच से हिलाएंगे तो। लेकिन यदि आप थोड़ी समय के लिए इन गिलासों को जब अलग रख देंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो तेल होगा वह सतह पे ऊपर की ओर जमना प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि इससे हमें यह पता चलता है कि जो तेल होते हैं वह जो पानी होती हैं उसमें वह घुल नहीं सकती हैं, यानी कि वह ऐसा पदार्थ है जो जल में अविलीय हैं। आप गैसों के संदर्भ में भी ले सकते हैं। बहुत सारे गैस ऐसे होते हैं जो जल में कुछ हद तक घुलनशील होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया। आप लोग जानते हैं कि जल में जो जीव मौजूद होते हैं उन्हें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और जल में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए तभी वह जीवित रह सकते हैं। यदि आप गाँव में रहते होंगे तो कई बार कहा जाता है गाँव में कि किसी पानी में ऑक्सीजन की कमी हो गई इसलिए वहाँ की मछलियाँ मर जा रही हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा जो एक्वेरियम होता है, यानी कि जो मछली घर होता है जो कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, उसमें नीचे की ओर पाइप लगा रहता है जिससे कि एयर उसके अंदर वहाँ पे भेजा जाता है, जिसमें कि पानी के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि बुलबुला बनता है और वो बुलबुले धीरे धीरे ऊपर आते हैं। असल में वो मुख्य रूप से जल में ऑक्सीजन घोलने का ही काम करता है ताकि उस जल में जो मछलियाँ जीवित हैं या फिर जो भी मछलियाँ जिलाई गई हैं वह स्वस्थ रह सकें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। तो आप देखेंगे कि जल में घुलने वाली तीनों प्रकार के पदार्थ मौजूद हैं, यानी कि यदि ठोस हो गया तो वो भी जल में घुल सकती हैं, नहीं घुल सकती हैं। यदि आप लिक्विड की बात करें तो लिक्विड भी कुछ ऐसे होते हैं जो जल में घुल सकते हैं या फिर नहीं घुल सकते हैं, या फिर बहुत सारे गैस हैं जो जल में घुल सकते हैं अथवा नहीं घुल सकते हैं। तो इसके आधार पर भी आप वस्तुओं का वर्गीकृत कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं वस्तुएं जल में तैर सकती हैं या नहीं तैर सकती हैं। दो ही चीज़ें होंगी। यदि आप किसी वस्तु को अपने घर में जो रैंडम वस्तुएं पड़ी हुई हैं उसे आप बाल्टी में डालना शुरू कर दें, लेकिन ध्यान रखिए कि वो ऐसा कोई वस्तु ना हो जो ख़राब हो जाए पानी में पड़ के। अपना मोबाइल और लैपटॉप कहीं ना डाल दीजिएगा, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी आप लोग को, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। आप लोग जल में बहुत सारी पदार्थ डाल के देख सकते हैं और इसके आधार पे आप बता सकते हैं कि कौन सी वस्तुएं जल में डूब सकती हैं या तैर सकती हैं। वैसे सामान्य रूप से यदि आप प्लास्टिक का कोई पदार्थ उसमें डालेंगे तो वह तैरेगी, लकड़ी का कोई पदार्थ डालते हैं तो वह तैरेगी, धातु का कोई पदार्थ यदि आप उसमें डालते हैं तो वह डूब जाएगी, शीशे का कोई पदार्थ यदि आप डालते हैं तो भी डूब जाएगा। तो सामान्य अवस्था की मैं बात कह रहा हूँ कि कोई वस्तुएँ जल में डूब सकती हैं या तैर सकती हैं। इसके बारे में यदि आपको पता लगाना है, अब क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यदि वस्तुओं के आकार को ही परिवर्तित कर दिया जाए तो लगभग सभी प्रकार के पदार्थ पानी में तैर सकते हैं। यदि मैं बताऊं कि यदि आपने प्लास्टिक का इस्तेमाल किया या फिर लकड़ी का इस्तेमाल किया या फिर बहुत प्रकार की धातुओं का इस्तेमाल किया, तो यदि उसके शेप एक बराबर हैं तो आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा डूब सकता है या फिर कौन सा तैर सकता है। मान लीजिए आप जितने भी पदार्थ ले रहे हैं वह गोल आकृति में भरतू पदार्थ यदि आप ले रहे हैं, यदि कि आप सभी पदार्थों का एक गोली के फॉर्म में आप लेके उसे यदि बाल्टी में डाल रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वस्तुएं प्राकृतिक रूप से ही तैर सकती हैं या फिर नहीं तैर सकती हैं। जैसा कि यदि आप गोल कोई लकड़ी का ठोस पदार्थ लेते हैं, वो भी अगर जल में तैराना चाहें तो वह आसानी से तैर जाएगी। लेकिन वहीं यदि आप कोई ठोस मतलब गोल पदार्थ ऐसा लेते हैं जो कि धातु का बना हुआ है तो वह डूब जाएगा, यह सामान्य सी बात है। लेकिन यदि हम उसके गोल शेप को बदलकर बाद में किसी तस्तरी का आकार दे दें या फिर ऐसा बना दें जो वह नाव की आकृति का हो जाए, तो आप देखेंगे कि वही जो धातु की वस्तु है वह तैरना प्रारंभ कर देती है। तो मुख्य रूप से आकृति पे निर्भर करती है कि कोई वस्तु उसमें डूब सकती है या तैर सकती है जल में। तो उसके आधार पे भी आप वस्तुओं को बांट सकते हैं अपने घर में। चलिए बात करते हैं पारदर्शिता, यानी कि ट्रांसपेरेंसी के आधार पे आप वस्तुओं को किस प्रकार बांट सकते हैं।
तो दुनिया में जितनी भी वस्तुएं मौजूद हैं उसमें 3 प्रकार के गुण मौजूद होते हैं। देखने के मतलब आर पार उसके देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता है। तो इस प्रकार की 3 प्रकार की वस्तुएं यानी कि 3 प्रकार के गुण समाहित हो सकते हैं वस्तुओं में। एक तो या तो वह पारदर्शी हो सकती हैं या फिर अपारदर्शी हो सकती हैं या फिर पारभासी हो सकती हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंट्स हो सकती हैं या फिर ओपेक हो सकती हैं या फिर ट्रांसलूसेंट हो सकती हैं। तो सामान्य रूप से यदि हम पारदर्शी वस्तुओं की बात करें तो पारदर्शी वस्तु ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार आसानी से देखा जा सकता है। यानी कि मान लीजिए सामान्य तौर पे जो हवाएं होती हैं या फिर जल होता है, साफ जल हो गया, या फिर कांच बहुत सारे ऐसे होते हैं, या फिर बहुत सारी पॉलीथीन्स होती हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है। तो ऐसे पदार्थों को हम पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट वस्तुएं कहते हैं। वहीं हम यदि अपारदर्शी की बात करें यानी कि ओपेक की बात करें तो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसके आर पार देखना नामुमकिन होता है। जैसे आपका लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, फिर मोबाइल हो गया, इसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। तो आपके घर की दीवारें हो गई, उसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। तो ये सभी की सभी वस्तुएं अपारदर्शी हैं। अब ये अलग बात है कि यदि आपने लैपटॉप और अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया है तो हो सकता है कि आप आर पार भी देख सकें, लेकिन यदि बिना कैमरे के आपको देखने के लिए बोल दिया जाए कि आप अपने मोबाइल के आर पार देख सकते हैं तो नहीं देख सकते हैं। आप बस वही देखेंगे जो स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। आप पीछे क्या चल रहा है उसे नहीं देख सकते हैं। यदि आपका कैमरा ऑन नहीं है तो आप दीवारों के आर पार भी नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे वस्तुओं को अपारदर्शी कहते हैं। जो तीसरे प्रकार की जो वस्तु होती है वह पारभासी होती है, यानी कि ट्रांसलूसेंट होती है। बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो आभास कराती हैं, जैसा कि नाम में लिखा हुआ है कि पारभासी, यानी कि उस पार क्या है उसका एक प्रकार का आभास कराती हैं कि हाँ यह वस्तु हो सकती है, लेकिन आप क्लियर तौर पे नहीं कह सकते हैं कि वह कौन सी वस्तु है। बहुत सारे ऐसे मान लीजिए कोई जल है जिसमें जल में कोई थोड़ा बहुत अशुद्धि आ गई है, तो आप नहीं देख सकते हैं आर पार कि क्या उसके आर या फिर उसके सतह में कौन सी वस्तु है। आपको एक आभास होगा कि हाँ कुछ ना कुछ तो है, लेकिन आप स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। बहुत सारे ब्लाइंड शीशे आते हैं, कांच आते हैं जो घर में लगाए जाते हैं खिड़कियों में या फिर दरवाज़ों में, उसके आर पार भी आप नहीं देख सकते हैं। एक हल्की सी छवि आपको दिखाई देती है, लेकिन स्पष्ट रूप से आप नहीं कह सकते हैं कि सामने वाला कौन है, उस बगल वाला लड़का है या फिर लड़की है। अब हाँ कुछ समझदार लोग हो सकते हैं जो कह सकते हैं कि नहीं मैं बता दूंगा क्योंकि उसके बाल बड़े बड़े थे इसलिए वह लड़की है। तो आप लोग जानते हैं कि आजकल फैशन का ज़माना है, ये भी तो हो सकता है कि कोई ऐसा लड़का हो जिसके बाल बड़े हों तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ऐसी वस्तुएं जिसके आर पार तो देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से देखना नामुमकिन होता है, उसे पारभासी यानी कि ट्रांसलूसेंट वस्तुएं कहते हैं। इसके आधार पे भी यानी कि इन तीनों के आधार पे भी आप घर की वस्तुओं को बांट सकते हैं। आप मन में सोचिए, जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो अपने मन में ही सोचिए कि पदार्थों के गुणों के आधार पे किस प्रकार से वस्तुओं को बांटा जा सकता है। जैसे कि दिखावट के आधार पे, कठोरता के आधार पे, आपके घर में जो वस्तुएं हैं उसे हाथ से तोड़ कर देखिए, उसे मतलब मोड़ कर, मतलब तोड़िए नहीं मतलब उसको आप स्पष्ट करके बता सकते हैं कि कोई पदार्थ कठोर है या फिर नहीं कठोर है। इसके आधार पे आप उसे वर्गीकृत कर सकते हैं। विलेय यानी कि जल में विलेय है या फिर नहीं विलेय है, और मुख्य रूप से वस्तुएं जल में तैर सकती हैं या नहीं तैर सकती हैं, आप इसके बारे में भी, इसके आधार पर भी चीज़ों का वर्गीकरण कर सकते हैं। पारदर्शिता के आधार पर भी आप चीज़ों को बांट सकते हैं। तो ये हमारा था अध्याय 4, यानी कि अध्याय 4 आज समाप्त होता है NCERT क्लास 6 की साइंस का, यानी कि वस्तुओं के समूह बनाना। तो वस्तुओं के समूह बनाना आप जान गए होंगे। असल में पदार्थों के गुण को जानना बहुत आवश्यक है। मान लीजिए आप कहीं फंस जाते हैं जंगल में, या फिर कहीं ऐसे स्थान पर फंस जाते हैं जहां आसपास लोग मौजूद नहीं हैं, और यदि आपने पदार्थों को गुण को नहीं जाना है तो वह आपके लिए बहुत ही कष्टदायी हो सकता है, यहाँ तक कि वह आपके अस्तित्व को भी खतरे में डाल सकता है। मान लीजिए आप जंगल में कहीं खो गए हैं और कहीं पानी मिल जा रहा है और आगे पानी मिलने की संभावना नहीं है, तो आप पानी किस वस्तु में रखेंगे? यदि आप पदार्थों के गुण को नहीं जानेंगे तो हो सकता है कि आप अपने मोजे में ही पानी भरना शुरू कर दें, या फिर किसी कपड़े की थैली बना ले उसमें पानी भरना शुरू कर दें, कहें कि नहीं इसमें मैं पर्याप्त मात्रा में पानी ले जाता हूँ और बाद में प्यास लगेगा, पानी नहीं मिलेगी तो मैं यही पी लूँगा। तो होगा ये कि वो धीरे धीरे बह जाएगा, सारा पानी आपका वहाँ से गिर जाएगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप पदार्थ के गुणों को नहीं जानते हैं। इसलिए पदार्थ के गुणों को जानना बहुत आवश्यक है अपने जीवन के लिए। अब हमारा जीवन आसान हो गया, हमारे लिए बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं जो अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं, लेकिन कभी भी परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, और जब परिस्थितियां विपरीत होंगी तो आपकी सहायता कोई नहीं करेगा।
आप खुद की सहायता करेंगे और आप उतनी ही खुद की सहायता कर पाएंगे जितना आप वस्तुओं के बारे में जानेंगे, या फिर अपने आसपास की वस्तुओं को देखकर आप उसके बारे में या फिर उसके गुणों के बारे में जितना जानते हैं, केवल वही आपकी मदद कर सकेंगी। तो इस पदार्थ मतलब ये जो चैप्टर है इसे पढ़ाने का यही मतलब था कि आप वस्तुओं के गुणों को जानें कि कौन सी वस्तुएं कैसी होती हैं। तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आज का चैप्टर आपको पसंद आया होगा और वीडियो अच्छी भी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।